गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 4 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, मेंस रिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैनल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेनिफिशियल स्टैचूज, रेमेडियल स्टैचूज। सबसे पहले हम करेंगे हारमोनियस रूल, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचूज। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हारमोनियस का मतलब क्या होता है। हारमोनियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें हर किसी इंसान की मंजूरी हो और उसको जॉयफुल, बड़ी खुशी खुशी से करे। तो ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज देयर इज़ नीड टू इंटरप्रेट द प्रोविज़न ऑफ द टू एक्ट्स। तो इसमें ये बोला गया है कि जब भी कोई स्टैचू बनता है, जब भी कोई लॉ बनता है, एक्ट बनता है, तो उसके लिए हमें इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब इंटरप्रिटेशन होता है तो उसमें हम दोनों तरीके से, सेंट्रल लेवल पर मतलब जहाँ पे पूरा देश एक साथ है और उस एक्ट को पूरे देश को लेकर उसको इंटरप्रेट किया गया है, और जहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको हम पूरे देश के साथ नहीं कर सकते उसको इंक्लूड, और उसके लिए कुछ अलग से हमें इसके स्टेट को इस एक्ट को स्टेट के हिसाब से हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है हारमोनियसली, सो दैट बोथ आर एबल टू सर्वाइव इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड एंड ऑल्सो टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव। इसलिए जब इंटरप्रेट किया जाता है तो इसमें स्टेट और सेंट्रल को अलग अलग टाइप से उनको हारमोनियसली, ताकि वो जॉयफुली इस चीज़ को बिल्कुल समझ सके, इस एक्ट को और लॉ को, और इस पर अपना मत इस पर दे सके। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि अपनी अपनी फील्ड में कि वो कैसे सर्वाइव, ये एक्ट लॉ कैसे सर्वाइव कर सके अपनी अपनी फील्ड में, सेंट्रल और स्टेट को यहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव्स, उस पर्टिकुलर लॉ के बनाने के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बताए जाते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन द प्रोविजन ऑफ द स्टेट आर रेपुगेंट टू दैट ऑफ सेंट्रल एक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ द स्टेट एक्ट हैव टू गिव वे टू द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल एक्ट। ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि जब भी, वैसे तो हम जब भी लॉ बनाते हैं तो पूरे देश को एक साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, उसमें स्टेट और सेंट्रल को हमें अलग अलग इंक्लूड करने की, अलग अलग हमें उसे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट लेकिन जहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट हैं जो उसके प्रतिकूल होते हैं, उस लॉ के प्रतिकूल होते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल के लिए कुछ अलग जो लेजिस्लेटिव का इंटेंशन है इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, और स्टेट के लिए अलग इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ए जनरल रूल दैट लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर्स ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली। नो वन हैज़ ए वेस्टेड राइट इन द कोर्स ऑफ procedure, but there is another equally important principle that a statute should not be so construed as to create new disabilities or the obligation। ये सही बात है, यहाँ पे एक जनरल रूल है कि जो भी लॉ बनाया जाएगा वो सब देशवासियों के लिए एक जैसा होगा, उसको अलग अलग बयान करने के लिए, उसको अलग अलग इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। बट एक प्रिंसिपल ये भी बोलता है, एक अलग प्रोसीजर ये भी होता है कि यहाँ पर हम बस ये देखते हैं कि किसी के भी दिमाग में उस लॉ के लिए कुछ डिसेबिलिटी ना हो, सबके लिए ऑब्लिगेशन हो कि हाँ भाई तुम्हें ये सब चीज़ें इसका पालन करना, इस लॉ एक्ट का पालन करना पड़ेगा। बट कोई भी इंसान किसी लॉ एक्ट का पालन तभी करता है जब उसे उस चीज़ की समझ होती है कि हाँ ये उसके हक के लिए, लॉ उसके हक के लिए बनाया गया है और उसे उसका पालन करना पड़ेगा। It imposed new duties in respect of transactions which were complete at the time of amendment or new act came into force। और उस टाइम पर जब हम नया एक्ट बनाया जाता है, नया किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है, तभी ये सोचकर किया जाता है कि ये मानना हर किसी इंसान की, हर किसी सिटीजन की ऑब्लिगेशन है और ड्यूटीज़ है, और वो तभी मानेगा जब इसे उस चीज़ के बारे में समझ आएगी। इसलिए यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। कि SM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन आर्टिकल 19(1)A एंड आर्टिकल 194(3) petitioner filed under article 32 for quashing of in-showcase notice for breach of privileges of the house for publishing a speech without explaining certain remarks। तुम्हें पता, आप सबको पता है कि आर्टिकल 19(1)A क्या होता है। आर्टिकल 19(1)A हमारा फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट आर्टिकल 194(3) क्या, आर्टिकल 194(3) में साफ साफ लिखा गया है कि हाउस ऑफ लेजिस्लेटर की पावर्स, इम्यूनिटी के बारे में इसमें बात की गई है, राइट। तो यहाँ पर पेटिशनर ने ये फाइल किया कि जब भी कोई भी स्पीच, और जो हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है वो स्पीच और एक्सप्रेशन देता है और कोई उसको बिना सोचे समझे, ठीक है, उसको पब्लिश कर देता है, तो यहाँ पर क्या है, हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की जो है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का इसमें क्या उनका डिसओबे हो रहा है,
ठीक है। बट द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, बे मेजॉरिटी से उसकी जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी, और ये बोलते हुए डिसमिस कर दी कि नोइंग एंड बीइंग सेटिस्फाइड बाय द रीजनेबलनेस ऑफ द पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डिड नॉट इन देयर थिंक फिट टू मेक सच पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी सब्जेक्ट टू जजमेंटल राइट बाय द आर्टिकल 19(1)(a). तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमें जब भी लेजिस्लेचर की जो उसकी पावर्स है, प्रिविलेज है, इम्यूनिटी है, उसको हमें सोच समझ कर ही हमें पब्लिश उसको करना चाहिए कि उसका इंटेंशन क्या था, ना कि ऐसे बिल्कुल बेबाक होके हमें उनका जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें उल्लंघन करना चाहिए, ठीक है, उसका डिसअवे हमें करना चाहिए। फिर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि ये हर किसी की ड्यूटी होती है टू इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू गिव अ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन टू बोथ द प्रोविजन सो दैट फुल इफेक्ट में बी गिवन टू बोथ विदाउट द वन एक्सक्लूडिंग द अदर। इसमें बोला गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि हर कोई इंसान जो है, चाहे वो हर किसी इंसान को जो लॉ बना है, एक्ट बना है, ठीक है, स्टैट्यूट है, उसकी समझ होनी चाहिए। और उसको वो समझ कौन देगा, वो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, वो इसको इंटरप्रेट वो कोर्ट करेगा, और उसको हारमोनियसली इस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करेगा ताकि हर किसी के वो समझ में आ जाए और वो अपना फुल इफेक्ट दे। वेयर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट द प्रिविलेज शुड यील्ड टू एक्सटेंड इट अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स। पर लेकिन जहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं हम तो नहीं इस चीज़ को मानेंगे, ये तो हमारे खिलाफ है, हम नहीं इस चीज़ को मानेंगे, वहाँ पर ये बोला गया है कि ये पूरी तरीके से जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है जो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया गया है कि स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। द कोर्ट should, when it seeks the legislative intent, construe all the constrained part of statute together and seek to ascertain the legislative intention from the whole act, considering every provision thereof in the light of general purpose and object of the act itself, and endeavoring to make every part effective the harmoniously and the sensible। अब इसमें हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन की भी बात की गई है कि वो कैसे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन हमें कैसे होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि हर किसी को ये इंटरप्रेट करना है, ठीक है, उसको हारमोनियसली कंस्ट्रक्शन उसको समझाना पड़ेगा कि इसका एक्चुअली में इस लॉ का, एक्ट का मतलब क्या है, कोर्ट की जिम्मेवारी। पर कोर्ट की साथ साथ ये भी जिम्मेवारी बनती है कि जो लेजिस्लेटर का इंटेंशन, जैसे हमने पढ़ा था पहले लेजिस्लेटिव इंटेंशन, ठीक है, जो लेजिस्लेटर का इंटेंशन है, मतलब इसको लॉ बनाने के पीछे, एक्ट बनाने के पीछे जो इनका इंटेंशन है, उसको भी हम पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं, हमें उस चीज़ का भी ध्यान पूरी तरीके से हमें रखना पड़ेगा। तो इसलिए कोर्ट की यही जिम्मेवारी बनती है कि उसको इंटरप्रेट भी करना है ताकि हर किसी के दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि उसे इस चीज़ का ये उसके फ़ायदे के लिए है, उसे उस चीज़ का ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा और ये उसकी ड्यूटी है। और दूसरा क्या है, जो लेजिस्लेटिव का इंटेंशन है वो भी कहीं तरीके से पूरी तरीके से समझा जा सके कि एक्चुअली में वो बोलना क्या चाहते हैं। हो रहा है कंसिडरिंग एवरी प्रोविज़न, और यहाँ पर ये एवरी जो स्टैट्यूट का प्रोविज़न है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से उसका पर्पस, ऑब्जेक्ट क्या है, उसको पीछे बनाने का उद्देश्य क्या है, और उसको ये हर एक पार्ट जो है उसको समझाने, कोर्ट को समझाने की ज़रूरत है। और वो क्यों हारमोनियसली और द इफ़ेक्टिव क्यों है, सेंसिबल तरीके से बनाया गया है, ये हर किसी को समझाने की ज़रूरत है। फिर हमारा नेक्स्ट है बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, इज़ वन टू प्रमोट पब्लिक गुड एंड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर। इसमें ये समझाना बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन कि किसी भी एक्ट और लॉ को, हमने अभी हारमोनियसली पढ़ा, हारमोनियसली में ये हमने समझाया है कि कोई भी काम जो बिल्कुल जॉयफुल तरीके से होता है उसको हम हारमोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और हर किसी को ये जो लॉ स्टैट्यूट बनाया गया है उसको वो मानना पड़ेगा, उसको ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हर कोई तभी उस चीज़ की ड्यूटी अपनी समझेगा, ऑब्लिगेशन करेगा अगर उसे लगेगा कि इस चीज़ में उसका फ़ायदा है, बेनिफिट है उसमें। तो यहाँ पे बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन क्यों है, इसका मतलब ही ये है कि हर किसी को ये बताना, प्रमोट करना, ठीक है, इस चीज़ का प्रमोशन करना, लॉ और स्टैट्यूट का प्रमोशन करना कि ये पब्लिक के हित के लिए बनाया गया है, राइट।
और यहाँ पर इस चीज़ को बचाना, ये कोर्ट की जिम्मेवारी है इस चीज़ को बचाना कि यहाँ पे अब कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। अपनी पावर का मिसयूज़ क्या मतलब है, जो सिटीज़न है उसको अगर लॉ बना है, अगर वो किसी चीज़ का उल्लंघन करता है तो उसे उस चीज़ की सज़ा दी जाएगी। द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ टू सस्टेन लॉ। The court must interpret the words or language in the statute to promote the public good and misuse the power is interdicted। इन्हें बोला गया है कि जो इंटरप्रिटेशन का पर्पस है उसको सिर्फ यही है कि लॉ को बचाना है, लॉ को प्रमोट करना है। और कोर्ट किस चीज़ का ध्यान रखेगा, कोर्ट को जो वर्ड्स हैं, स्टैट्यूट्स के वर्ड हैं या लैंग्वेज है, ठीक है, वो सब इसी चीज़ को बताना है। स्टैट्यूट के जो वर्ड्स और लैंग्वेज है, कोर्ट को यही समझाना है कि ये जो सब कुछ बोला गया है एक्ट में, ये पब्लिक के हित के लिए है और इसमें जो पावर अपनी जो दिया गया है उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ प्राइमरीली कंसर्न सोशल लेजिस्लेशन एंड प्रिस्क्राइब रूल्स ऑफ बिहेवियर जो बी ऑब्जर्व्ड बाय ऑल। तो यहाँ पे ये बोला गया जो भी क्रिमिनली, सिविल केसेस हो चलो ठीक है, छोटे मोटे केसेस होते हैं, बट जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें ये कंसर्न किया गया है कि यहाँ पे जो सोशल लेजिस्लेशन है, ठीक है, सोशल लेजिस्लेशन के बारे में बताया गया। और क्रिमिनल लॉ में आपको पता होगा तो वहाँ पे ये बिहेवियर रूल्स बताए जाते हैं बिहेवियर के, ठीक है। किसी को जान से मार देना ये आपके बिहेवियर में आता है, नहीं आता आपके बिहेवियर में। तो यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में रूल्स बताए, अगर आप किसी को जान से मार देते हैं तो आपको क्या क्या सज़ा हो सकती है। लॉ punishes for deviation, transgression, violation or omission. Liberty of the individual and security and order in society or public order are delicate and yet of paramount consideration. इसमें बोला गया है कि जो लॉ है, लॉ में पनिशमेंट का प्रावधान है, ठीक है। अगर आप किसी को मार देते हैं, किसी के मतलब कि उसके किसी के रूल्स को वायलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपनी जो आज़ादी है उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मार दें या फिर किसी के काम में दखल अंदाजी करें। आज़ादी का मतलब ये है कि सही तरीके से जो लॉ में दिया गया है अपना काम करते जाइए, राइट। तो इसमें ये सब चीज़ें बोली गई हैं। अनड्यू एम्फेसिस ऑन ईदर वुड इम्पीड हार्मनी एंड हैम्पर पब्लिक गुड एज वेल एज डिस्टर्ब सोशल व्हील एंड पीस। टू कीप द व्हील बैलेंस मस्ट बी द प्राइम ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे अनड्यू एम्फेसिस करना, मतलब अनड्यू एम्फेसिस करना, जो बात बोली गई है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है। और उसमें ये बोलना पब्लिक को हैम्पर करना। पब्लिक को हैम्पर करना मतलब क्या, हाँ ठीक है, जो पब्लिक करती है वो ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो जुडिशरी बनाई गई है इंटरप्रेट करने का, कोर्ट का इंटरप्रेट करने का, लॉ का, एक्ट का यही मतलब है, मकसद है कि जो जो उसमें लिखा गया है उस चीज़ को सोसाइटी के हिसाब से उसको बताना और देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। शांति और व्यवस्था बनाना ही कोर्ट का, जुडिशरी का प्राइम उनकी ड्यूटी होती है, राइट। बट लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि कोर्ट उससे बढ़ चढ़ कर काम नहीं कर सकता। सबसे पहले द रिजल्ट वुड बी लेजिस्लेशन ऑफ द प्रोविजन बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ऑल्टरेशन ऑफ वर्ड्स एंड वायलेंस वुड बी डन टू द स्पिरिट ऑफ द प्रोविजन। इसमें बोला गया है कि जो लेजिस्लेटिव का इंटेंशन है उसको तो ध्यान में रखना ही है, पर जो कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट ये अप्लाई नहीं कर सकता कि जो स्टैट्यूट में लिखा गया है उसमें कुछ वर्ड्स, लैंग्वेज अपनी तरफ से कि हाँ भाई ठीक है पब्लिक के गुड के लिए है, कोई बात नहीं, उसमें कुछ ऐड कर दे, कुछ उसमें सब्स्टिट्यूशन, उसका कोई ऑल्टरनेटिव रख दे, ठीक है, उसके बाद कोई उसमें चेंजेस कर दे। नहीं, ऐसा कोर्ट नहीं कर सकती है। जो लिखा गया है उसे उसी को समझाना है, पर लेकिन ये समझाना है कि ये सब बनाया गया है पब्लिक के हित के लिए बनाया गया है। फिर दूसरा, वेयर वर्ड्स ऑफ ए प्रोविजन आर कैपेबल ऑफ बीइंग गिवन ओनली वन मीनिंग। यहाँ पर अगर वर्ड्स दिए गए हैं और उसका वन मीनिंग है तो उसका वन मीनिंग ही बताना है और ऑल्टरनेटिव नहीं बताना है। वेयर देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन ए प्रोविजन बट वेयर देयर इज़ ए डाउट कोर्ट में अप्लाई द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू एडवांस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। यहाँ पर अगर बोला गया है कि एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है, उसमें बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल जो बोला गया है वही कंस्ट्रक्ट किया गया है, तब तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरप्रेट करने की हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें इंटरप्रेट करने की ज़रूरत बनती नहीं है। बट यहाँ पर क्या बोला है कि अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो ये कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि जो लेजिस्लेटिव का इंटेंशन है उसी तरीके से वो लोगों को समझाया जा सके और ये बताया जा सके कि इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन
कंडीशन बताए गए हैं जो अप्लाई रूल करना है वो लोगों के बेनिफिट के लिए हैं, ठीक है, और उसे उस चीज़ के एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, राइट। फिर एक केस है शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस द एपिलेंट अ सोशल वर्कर filed a public interest litigation for release of children below 16 years of age detained. Then the Supreme Court observed that the childhood and youth are protected against the exploitation and the desired by Article 39F. Although the acts are on statute book, some states have no brought into force. The object of the act was fulfillment of constitutional obligation and it is a beneficial. इस केस में बोला गया एक फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल की गई थी और जिसमें बोला गया जो 16 साल से कम बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको जेल में नहीं रखा जाएगा और उनको डिटेन नहीं किया जा सकता, जेल में उनको रिलीज़ करना चाहिए या फिर जुडिशल होम में उनको भेजा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में ऑब्जर्व किया और ये बोला गया कि इसमें जो है प्रोटेक्ट करना है एक्सप्लॉयटेशन से, ठीक है, जेल में उनको नहीं रखा जा सकता। और ये क्या है, ये एक्ट जो बनाया गया है या इसमें अमेंडमेंट किया गया है ये लोगों के हित के लिए किया गया है और इसमें इसको ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से समझाना है कि क्यों नहीं उनको जेल में उनको डिटेन किया जा सकता है। तो इसलिए बोला गया है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट वॉज, तो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है कि इसको फुलफिलमेंट करना और जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्लिगेशंस है उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना। ऑल इंडिया रिपोर्टर कर्मचारी सिंह वर्सेस ऑल इंडिया रिपोर्टर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द लॉ रिपोर्ट्स ऑन न्यूज़पेपर विद इन द meaning of the working journalist and other newspapers employees and miscellaneous provision act 1955 and that the employees engaged in this production are entitled to benefit of the Palekar award। इसमें ये बोला गया है कि जो भी जर्नलिस्ट के लिए अवार्ड है, जो जर्नलिस्ट के अवार्ड है वो है पालकर अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई जर्नलिस्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी लॉ रिपोर्ट्स दी जाती है जर्नलिस्ट के तहत जो रिपोर्ट दी जाती है तो उसमें एक्ट 1955 के तहत जो है उनको पालकर अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। एम्बिक केमिकल वर्कर्स वर्सेस वर्कमैन ऑफ एपिलेंट्स वर अवॉर्डेड मोर लीव्स विद वेजेस by the industrial tribunal then allowed by the section 79(1) of the factory act. This was challenged but the Supreme Court rejecting the contention held that the enactment being a welfare legislation has to be beneficially construed in favor of workmen. If the language is not capable of reaching one firm meaning, here the provision was capable of two construction. One was likely to defeat the policy of the act while the other was likely to achieve it by giving benefit to workmen. The latter construction was therefore adopted. इसमें ये बोला गया है कि फैक्ट्री एक्ट में जो मतलब फैक्ट्री एक्ट में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट है उसके तहत ये चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत तरीके से, और उसमें जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा लीव दी जानी चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल बोलते हुए, और ये बोला गया है कि ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है और ये हर किसी, ये सेंट्रल में नहीं हो सकता, ये हर किसी स्टेट का अलग अलग वर्किंग कंडीशन के हिसाब से किया जाता है। और इसलिए यहाँ पर ये है हेयर द प्रोविजन वॉज कैपेबल ऑफ टू कंस्ट्रक्शन, इसलिए हमें जो यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, एक लॉ सेंट्रल के हिसाब से करना पड़ेगा और एक स्टेट के हिसाब से करना पड़ेगा। वन वॉज लाइकली टू डिफीट द पॉलिसी ऑफ द एक्ट वाइल द अदर वॉज लाइकली टू अचीव इट बाई गिविंग बेनिफिट ऑफ वर्कन, द लेटर वॉज द देयरफॉर अडॉप्टेड। तो यहाँ पे बोला गया है कि हो सकता है कि इसमें दो प्रोविज़न किए गए हैं, एक जो है वर्कमैन के हित में हो और एक जो है वर्कमैन के अपोजिट में हो, राइट। तो यहाँ पर हमें जो है कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से करना पड़ेगा। धाइबन वर्सेस वसंची कालवाई, इट इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन इन दिस केस द अपील वॉज प्रेफर्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉम्बे टेंडेंसी as amended act. The legislation it was held was for the benefit of tenants and health. It was a given इसमें बोला गया है कि जो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का ये गुड एग्जांपल है और इसमें इंटरप्रेट करने की बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लॉ एक्ट के बारे में बोला गया है। और जो इसमें इंटरप्रेट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये अमेंड किया गया 1952 में, ठीक है, 1948 का जो अमेंड किया गया 1952 में, और इसमें ये साफ साफ बोला गया है कि ये जो है ये टेनेंट्स के जो एक्ट बनाया गया है वो हर किसी टेनेंट किराएदार के हक में बनाया गया है, ठीक है, और ये लिबरल इंटरप्रिटेशन है। इट वॉज देयरफॉर हेल्ड दैट द अमेंडमेंट वुड अप्लाई टू सूट
that were pending when the amendment had come into force। पर लेकिन जब 1952 में ये अमेंडमेंट किया गया तभी ये वहाँ से उसको लागू कर दिया गया, क्योंकि ये सब किसी के बेनिफिट, हर किसी किराएदार के बेनिफिट के लिए बनाया गया था। मदन सिंह शेखावत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंटरप्रेट ए प्रोविजन, स्पेशली अ बेनिफिशियल प्रोविजन लिबरली, सो एज टू गिव इट्स वाइडर मीनिंग instead of giving a restrictive meaning which would negate the every object of the provision. In this case, Defence Service Regulation and Section 190 the Army Act 1950 regarding to entitlement of pension were to be considered। इसमें पूरी तरीके से पेंशन के बारे में बोला गया है कि जो भी अमेंडमेंट किया गया है 1950 में, उसमें जो पेंशन स्कीम है उसको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, और उसको वो क्या है, इसमें बोला गया है कि वो पूरी तरीके से कोर्ट को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आर्मी मैन के पेंशन के बारे में उसमें बताया गया है। थैंक यू सो मच।